हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अपने नए चैप्टर को पढ़ने चाहें बीआईएफ का, ठीक है, जिसका नाम है बेमेंट एंड प्लेज, ठीक है। अब दोस्तों ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर के पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कोई चीज़ समझ में आएगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, तो आपको अच्छे से समझना होगा क्या क्या इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, बेमेंट एंड प्लेज आर द अनदर क्लास ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है और स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला, ठीक है जी। इन आवर डेली लाइफ हम लोग अपने हर दिन की जिंदगी में हम लोग किसी न किसी टाइप के ट्रांजेक्शन करते ही करते हैं बेमेंट का, हमको पता भी नहीं होता। एग्जाम्पल, व्हेन वी गिव आवर पीस ऑफ क्लोथ फॉर स्टिचिंग, जो अपना कपड़ा सिलवाने को देते हैं टेलर को, जो अपनी घड़ी बनने को देते हैं रिपेयर करने के लिए, ठीक है, यानी कि हमने घड़ी बनने को दी, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको बेमेंट और प्लेज बोलते हैं, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेक्शन में बताया गया 148 से लेकर 181 तक बताया गया है, ठीक है जी। ओके, और दोस्तों ये स्पेशल टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो बताया गया डेफिनेशन देखो, यहाँ पे होता गया है, बेमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के पास में कोई सामान, कोई गुड्स क्या कर दिया, छोड़ दिया, फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के, यानी ए ने बी के पास में कोई भी गुड्स, कोई भी सामान छोड़ दिया किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्टैक्ट एंड दे शैल, जब वो पर्पस खत्म हो जाए, वो काम खत्म हो जाएगा, इज ओवर, रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी कि ए ने बी के पास में कोई सामान दिया किसी पर्पस के लिए, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो सामान बी जो है ए को वापस दे देगा, या फिर उस सामान के साथ में क्या करना है, उसको जो भी करना है वो ए के डायरेक्शन पे वो काम को कर देगा। अगर ए कहेगा उसको जला दो तो ए जला देगा, ए कहेगा कि उसको पानी फेंक दो तो पानी फेंक दो, ये कहेगा वापस करो तो वापस कर दो। यानी कि बेमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सामान की डिलीवरी होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को कोई सामान देता है किसी पर्पस के लिए, वो पर्पस पूरा होने के बाद में या तो सामान वो वापस कर देगा दूसरा बंदा, या तो जो भी वो बोलेगा सामने वाला पार्टी वो उसके हिसाब से वो कर देगा। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो पर्सन सामान देता है उसको बोलते हैं बेयर, ठीक, BAILOR, ठीक है जी। एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स, जिसको सामान मिलता है उसको बोलते हैं बेई। यहाँ पे सामान देने वाला हो गया BAILOR, बेयर, एंड यहाँ पे सामान देने जिसको मिला वो हो गया बेई, ठीक है। एंड द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड बेमेंट, इसको बोलते हैं बेमेंट। ए गिव इज साइकिल टू साइकिल स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर, ए ने अपनी साइकिल रखी कहाँ पे, साइकिल स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर के पास में, फॉर सेफ कीपिंग, तो ए हो कौन हो गया, बेयर हो गया, और साइकिल स्टैंड कौन हो गया, बेई हो गया। बी गिव्स हिज सूट टू ड्राई क्लीनर, बी ने अपना सूट दिया ड्राई क्लीनर के पास में, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब तो ए ने अपनी साइकिल दी साइकिल स्टैंड वाले के पास में, ठीक है जी, अब बी ने अपना सूट दिया, तो जब ड्राई क्लीन सूट हो जाएगा तो ड्राई क्लीनर सूट को वापस कर देगा ना जी, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया, और ये कहोगे कितना आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अब दोस्तों एसेंशियल फीचर ऑफ बेमेंट, कुछ फीचर्स बताए गए हैं। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अ बेमेंट इज अ बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट दैट इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट, द कॉन्टैक्ट ऑफ पेमेंट में बी एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। आप अपने अपनी घड़ी बनने को दी बी को, बी कौन है, वॉच को रिपेयर करने वाला, तो आप ए के पास में आओगे, बोलोगे भैया हमारी घड़ी रिपेयर कर दो, या तो मुंह से बोलो या तो लिख के दो, या तो आप उसको आगे बोलो कि इसको कुछ इशारा करो जिससे वो समझ जाए कि भैया वो क्या बोलते हैं, सामान को ठीक कर दो। इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स कॉन्टैक्ट पेमेंट कैन बी इम्प्लाइड बाई लॉ। अब बात समझो दोस्तों, पेमेंट एक टाइप का ऐसा कॉन्टैक्ट भी होता है जहां पे होता क्या, मान लियो कि मैं कहीं जा रहा था, मेरा पर्स गिर गया मेरी कॉलोनी में, ठीक है, और वो जिसको मिल गया, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्स हमें ढूंढ के उसको वापस करे, कम से कम उसको ढूंढ के हमको वापस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, वो हमको जानता नहीं है, बट वो पर्स की चीज़ों को निकाल के वो देख सकता है कि हाँ भैया जिसका है कम से कम उसको उठा के दे दिया जाए, तो यानी उसके और मेरे बीच में एक टाइप का कॉन्टैक्ट बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों यानी कि पहला तो एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन का सामान दूसरे के पास में जाना चाहिए, यानी कि कोई भी सामान किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में जाना चाहिए। वो एक इंसान कौन होगा, सामान देने वाला, वो हो जाएगा बेई, किसके पास सामान जाएगा वो हो जाएगा बेई। यहाँ पे ए हो गया जिसने सामान दिया, अपनी बाइक दे दी बी को कि भैया बी को बाइक दे दी, क्यों दे दी, BAI, हाँ ठीक है ठीक है, क्यों दे दी, इसको कहीं पे घूमने जाना था, ठीक है, ओके। या फिर ए जो था वो कहीं घूमने जा रहा था, कहीं अपने फैमिली के साथ बाहर जाया था, इसके पास जो इसकी कार थी, इसको डर था कि कार में कुछ दिक्कत ना आ जाए, तो ए ने क्या किया, कार को बी के पास में दे दिया, कहा जब हम वापस आएंगे तो मेरी कार को हमको वापस दे देना जी, बस ओके, ठीक है। हम द गुड्स आर डेबिट फॉर सर्टेन पर्पस, जो गुड्स दिया गया होगा किसी पर्पस के दिया गया होगा, जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा सामान को वापस करना होगा।
एग्जाम्पल भैया आप हो, आपने अपना सूट, आपको शादी में जाना है, सूट को क्लीन करवाने के लिए, ड्राई क्लीन करवाने के लिए बी को दिया। किसको दिया? बी को दिया। तो जैसे ही सूट ड्राई क्लीन हो जाएगा तो बी क्या करेगा? सामान को वापस देगा जी, यानी कि जब पर्पस कंप्लीट होगा तो सामान वापस दे दिया जाएगा। द सेम गुड्स भी मस्ट बी रिटर्न, यानी कि जो सामान आप, जो सूट आप दोगे वही सूट रिटर्न होना चाहिए। यानी कि जो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें फीचर्स होते हैं। पहला कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा सामान की डिलीवरी होगी, एक बंदा दूसरे को सामान देगा किसी पर्पस के लिए, एंड वो कुछ पर्पस होना चाहिए, एंड जो सामान दोगे वही सामान वापस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ सूट दिया तो ये कोई और सूट वापस दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 4 फीचर होता है तुम्हारा पेमेंट के अंदर, ठीक है। अब कंसीडरेशन, यानी कि बदले में कुछ देना या फिर ये ना, नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं है। इन केस ऑफ पेमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेयर एंड बेई, कंसीडरेशन इज देयर फॉर बोथ पार्टी, यानी कि ए गिव्स हिज वॉच फॉर रिपेयर, बी फॉर 10, यानी कि अब देखो दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, है कि नहीं। मानो कि भैया ए ने अपनी घड़ी रिपेयर करने को दी तो ए को घड़ी बन के वापस मिलेगी और जो उसने बनाई उसको 10 रुपये मिलेगा। फॉर ए कंसीडरेशन इज रिपेयर ऑफ हिज वॉच, यानी घड़ी बन गई, एंड बी के ये 10 रुपये है। हाउ इन केस ऑफ पेमेंट, यदि पेमेंट में होता गया है कि बेनिफिट ऑफ बेयर और बेई अलोन कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ समथिंग रिटर्न इज नॉट देयर, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को ही फायदा हो। इन सच केसेस द डिटर्मिनेंट सफर्ड बाय बेयर इन पार्टिंग विद द ऑपोजिशन ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन टू सपोर्ट द प्रॉमिस ऑन अ पार्ट ऑफ बेई टू रिटर्न द गुड्स। दोस्तों यहाँ पे कोई ये गारंटी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पेमेंट के अंदर दोनों ही पार्टी को बेनिफिट हो ही हो, ठीक है जी। तो भैया मीनिंग हो गया, इसके फीचर्स हो गए। अब दोस्तों काइंड्स ऑफ बेलमेंट, कितने टाइप्स के बेलमेंट होते हैं, कितने टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड बाय द पार्टीज, यानी कि पार्टीज को कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेयर एलोन, यानी कि जब बेयर अपने फायदे की कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल, बेलमेंट के जब बेयर अपने खुद के फायदे की कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेयर अ पर्सन डिलीवर हिज गुड्स फॉर सेफ कस्टडी, यानी कि अपने सामान की सेफ्टी के लिए वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास में छोड़ देता है बिना किसी चीज़ के बदले में। यानी कि हम कहीं बाहर जा रहे थे, ठीक है जी, और मेरा नाम अमन है, हम कहीं बाहर जा रहे थे, मेरी बाइक थी, बड़ी महंगी बाइक थी, तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त के पास में कहा कि भैया ये बाइक है मेरी, इसको रखो, हम आएंगे तो वापस ले लेंगे क्योंकि तुम्हारे घर में पार्किंग है, हमारे यहाँ पार्किंग नहीं थी, तो मैंने उसके यहाँ रख दिया जिससे कि वो बाइक सेफ कस्टडी में रहेगा। तो यहाँ पे पेमेंट हम लोग किसी सामान के बेयर अपने फायदे के भी कर सकता है। पहला तो ये हो गया। पेमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेई अलोन, यानी कि अब योगेश भाई साहब थे, हम कहीं बाहर जा रहे थे, योगेश ने कहा कि अमन भाई हमको अपनी बाइक दे दो, हमको थोड़ा सा घूमना भी है, तो हमने क्या कर दिया, योगेश के बेनिफिट के ये सामान उसको दे दिया। वेयर गुड्स आर रेंट, यानी कि हमने उधार दे दिया दोस्त को यूज करने के लिए। बुक, यहाँ पे बुक का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है जी। यानी कि बेयर अपने फायदे के भी सामान को दे सकता है, या फिर बेई के फायदे के भी सामान को दे सकता है, या फिर दोनों के फायदे के ये सामान को दिया जा सकता है। ए ने टैक्सी हायर की बी से, ठीक है जी, अब ए को भी फायदा, कहीं जाना था, और बी को भी फायदा हो गया, पैसा मिल गया, ठीक है जी। यानी कि दो किसी के फायदे के, यानी कि काइंड्स ऑफ पेमेंट, यानी कि बेयर के फायदे के ये, बेई के फायदे के ये, दोनों के फायदे के ये। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, पहला होता है ग्रेचुअस पेमेंट, ये क्या होता है, अ पेमेंट विदाउट एनी रिवॉर्ड, यानी कि बदले में जब कुछ नहीं मिलता, कंसिडरेशन इज कॉल्ड ग्रेचुअस पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए वाई गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, उसने अपनी साइकिल बी के यहाँ पे रख दी, बी को बदले में कुछ, बी इज नॉट गेटिंग एनी रिवॉर्ड, बी को कुछ मिल थोड़ा ना यहाँ बदले में, ठीक है जी। यानी कि जब बदले में कुछ रिवॉर्ड बेनिफिट कुछ नहीं मिलता तो उसको ग्रेचुअस बोलते हैं। नॉन ग्रेचुअस पेमेंट, अ पेमेंट फॉर रिवॉर्ड, यानी कि बदले में कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेचुअस पेमेंट। तो भैया मीनिंग तो आपको समझ में आ गई पेमेंट की क्या होती है, फिर आपको फीचर समझ में आ गए होंगे, फिर आपको साथ में ये समझ में आ गया कि काइंड्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हेडिंग पर के ही समझ में आपको आ गया होगा। रिवॉर्ड के ये नॉन, बिना सॉरी यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं होता, यहाँ पे रिवॉर्ड होता है, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब दोस्तों ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेयर एग्जाम में पूछता है, यानी कि जो बेयर होता है, सामान देने वाला और सामान जिसको दिया जाता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी बहुत है, लेकिन आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। तो पहला ड्यूटीज ऑफ बेयर, यानी कि जिसने सामान दिया है उसके क्या क्या ड्यूटीज होती है। जिसने सामान दिया है, मैंने अपने दोस्त को सामान दिया तो हम कौन हो गए, बेयर हो गए। टू डिस्क्लोज द नोन फॉल्ट, मान लो मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब है, मेरी गाड़ी का क्या है, ब्रेक खराब है, और मैंने अपनी गाड़ी क्या बोलते हैं अपने दोस्त को चलाने को दी, तो चलाने के टाइम पे, चलाने से पहले हम उसको बता देंगे भाई देखो ये डिफॉल्ट है, यानी कि ये फॉल्ट है, जिससे कि उसको कोई, जिसको हमने सामान दिया है बेई को कोई नुकसान ना हो जाए।
तो हमारी ये लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी फॉल्ट है तो हम सामने वाली पार्टी को बता दें। ठीक है जी, ये हो गया आपका। टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट। अब मान लो ये क्या है, ये तो हो गया, अगर कोई फॉल्ट है तो बेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको बता दे। जैसे मैंने अपनी कार दी, कार में खराबी, तो मैंने उसको बता दिया। एग्जाम्पल भैया आप खुद से दे देना, ठीक है जी, एग्जाम्पल आप खुद से दे देना। दूसरा, टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट। मान लो कि मेरी गाय थी, काऊ, हम कहीं बाहर जा रहे थे, अपने अपनी काऊ को क्या कर दिया, अपने दोस्त के यहाँ दे दिया। अब काऊ को दिया तो काऊ क्या करेगी, काऊ गंदगी करेगी, काऊ खाना खाएगी, पानी देना होगा, तो काऊ के ऊपर क्या होगा, खर्चा होगा। क्या होगा जी, खर्चा होगा। जो खर्चा होगा यानी कि अब हमने कोई सामान दिया है उसके ऊपर क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा भी हमको देना पड़ेगा, यानी कि वो पैसा हमको देना पड़ेगा भैया। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल भी काऊ का ही दिया हुआ है, ठीक है जी, ओके, यानी कि जो भी खर्चा होगा गाँव गाय को खिलाने पिलाने में वो रिइंबर्स करना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा जी। ठीक है जी, ये भी हो गया। टू इंडेमनीफाई द बेई फॉर एनी लॉस ड्यू टू डिफेक्ट टू टाइटल। अब भैया ये क्या है, भाई इंपॉर्टेंट चीज है। इंडेमनीफाई यानी कि अगर बेई को, यानी कि जिसके पास सामान है उसको कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है जी, उसको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किसको करनी पड़ेगी, बेयर को करनी पड़ेगी। देखो जी, व्हेन द बेयर हैज द नो राइट टू बेयर द गुड्स। अब मान लो, समझो मेरे पास एक बाइक थी, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास एक बाइक थी, वो बाइक क्या बोलते हैं, हमने उधार में ली थी, या फिर यहाँ तो हमने क्या बोलते हैं, हमने कंपनी से खरीदी थी और हमको उसको देना किसी को अलाउड नहीं था, यानी कि भैया हमको उसको देना किसी को अलाउड नहीं था, बट हमने वो बाइक किसी और को दे दी। ठीक है जी, बाइक मैंने क्या कर दी, किसी और को दे दी। तो अब क्या हो गया, या फिर मैंने उस बाइक से एक्सीडेंट किया हुआ था, मैंने उस बाइक से एक्सीडेंट किया था और हम बाहर चले गए, तो अब भैया बी को उठा के ले गए लोग, क्योंकि हम तो बाइक बी को लेके चले गए थे। तो अब बी को नुकसान हो गया, बी को जेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो जो भी नुकसान हुआ है बी को, उसकी भरपाई हमको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी को क्या हुआ, यानी कि बी को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसको इंडेमनीफाई हमको करना पड़ेगा जी। ठीक है, टू बियर लॉस फॉर रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू टेक बैक द गुड्स। ए बेयर इज लायबल टू टेक बैक द गुड्स व्हेन द पर्पस इज ओवर। यानी कि जो उसने सामान दिया है, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो सामान वापस वो ले सकता है। इन केस wrongfully refuses to take back the goods, he should compensate the payee for any loss due to such refusal। यानी कि अगर सामान वापस नहीं किया जाएगा सामने वाले के साइड से, तो आपको क्या बोलते हैं, आपको बेई को कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि देखो नुकसान अगर हो गया तो भैया सामने वाले को कंपनसेट करना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मान लो कि हमने किसी को सामान दिया, वो सामान वापस नहीं कराया, तो जो नहीं कराया उसको जो भी हमको नुकसान होगा वो हमारी भरपाई करेगा। तो ये दोस्तों ड्यूटी होती है, मैंने आपको सारी ड्यूटी बता दी है। ठीक है जी, to bear the loss due to destruction or deterioration of the goods made in a natural course, where the goods made or destroyed without any fault, the bearer shall bear the loss। यानी कि अगर वो सामान बिना किसी कारण के अपने आप खराब हो जाता है तो बेयर को नुकसान भरपाई अपने आप से करनी पड़ेगी, बेई का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये 5 तो ड्यूटी मैंने बता दी। अब ड्यूटीज ऑफ बेई, मैंने अभी तक क्या बताया, ड्यूटीज ऑफ बेयर बता दिया कि क्या क्या ड्यूटी होती है बेयर की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हेडिंग सी 5 तो मैंने बता दी। अब ड्यूटीज ऑफ बेई, यानी कि जिसके पास सामान आया है, जिसके पास सामान आया है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। यानी कि अगर आप मानो हम हैं किसी दोस्त से बाइक मांग के आए घूमने के लिए, तो बाइक मांग के आए तो अपनी बाइक समझ के बाइक को चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस बाइक का ध्यान नहीं रखेंगे, रीजनेबल केयर, बाइक का ध्यान रखेंगे, पोछेंगे पाछेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके खड़ी कर देंगे, एकदम घी स्पीड के चलाएंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सामान को सही से ध्यान से रखना अपने पास में। ठीक है जी, फिर दोस्तों नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, यानी कि उसका कोई अनऑथराइज इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस काम के लिए हमको दिया गया उसी काम के लिए उस सामान को इस्तेमाल करेंगे। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, यानी कि अपने सामान के साथ में उसका सामान मिक्स नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझो, मान लो भैया कि ए हमारे यहाँ पे आया और क्या बोलते हैं आम ये क्या आया था, ठीक है जी, आम, और ये क्या आया था, उसका आम बड़ा मीठा था, और ये क्या आया, गलती से हमारे यहाँ पे भूल गया, क्या हो गया जी, हमारे यहाँ पे रख के भूल गया और वो चला गया। समझो ए मेरे घर पे आया बैठा और हमारे आम का पन्नी ये क्या आया, तो उसमें आम रख के भूल के गलती से चला गया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसका आम उसको वापस कर दें। हमने क्या कर दिया, उसके आम में से कुछ आम निकाल दिया और अपना जो बेकार आम था उसमें मिला दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, उसके सामान में अपना सामान मिला दिया। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कोई भी सामान मिक्स ना करें उसके सामान में। ठीक है जी, नॉट टू सेटअप एनी एडवर्स टाइटल, यानी कि हम उसको अपने नाम से किसी को नहीं बता सकते कि हमारा सामान है, क्योंकि जिसका हमने तो उधार में सामान क्या आया हुआ है, तो बेई उस सामान को अपने नाम पे बता नहीं सकता।
एंड जो सामान उसने पे किया वही सामान उसको रिटर्न करना पड़ेगा। टू रिटर्न एनी एक्विजिशन, अब ये एक्विजिशन क्या होता है, जैसे मान लो गाय हमको दिया था ए ने और गाय का बछड़ा पैदा हो गया, ठीक है जी, गाय प्रेग्नेंट थी, गाय का बछड़ा पैदा हो गया, तो उस सामान के साथ में जो भी एक्स्ट्रा उसके साथ सामान में हो गया या उत्पन्न हो गया तो वो सामान भी हमको वापस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बछड़ा को अपने पास रख लेंगे और गाय वापस कर देंगे, तो ये हमको वापस करना पड़ेगा, यानी कि बेई की ये ड्यूटी होती है। तो भैया ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया बेई का, और बेई का ड्यूटी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अब आप देख सकते हो जी, ठीक है जी, ओके, ये हो गया, बस हेडिंग से याद कर लो काम हो जाएगा। अब दोस्तों राइट्स ऑफ बेई, यानी कि राइट्स माने कि अधिकार, ड्यूटी मैंने आपको बता दिया, अब राइट समझियो। टू टेक बैक द गुड्स, वो गुड्स को वापस ले सकता है, जैसे ही पर्पस पूरा होगा बेई गुड्स को वापस लेगा। टू टर्मिनेट द पेमेंट, वो कभी भी अपने पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। राइट अगेंस्ट द रॉन्ग डू, दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, इफ अ थर्ड पार्टी रॉन्गफुली डिप्राइव्स द बेई of the use of possession of goods paid, the buyer or payee is entitled to file suit for deprivation or injury. Whatever is received by the way of relief or compensation in any such suit is divisible between the buyer and the payee in accordance with the respective interests. यानी कि if third party wrongfully deprive the payee, यानी अगर थर्ड पार्टी ने गलती से गलत तरीके से बेई को डिप्राइव कर दिया, लूटने की कोशिश कर दी, ऑफ द यूज ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स बेड, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई फायदा होता है सामान से तो सामान को जो भी फायदा होगा वो बेई और बेई दोनों में आधा आधा बट जाएगा, ठीक है जी, ओके। इंजरी हो गई, मानो कि किसी को चोट लग गई, मानो कि बाइक से योगेश ने बाइक मांगी हमसे, बाइक से आया तो उसको चोट लग गई, चोट लग गई तो उसको सामने वाले ने कुछ पैसा दिया, 1000 रुपये दिया, तो 1000 रुपये में 500 रुपये बेई का होगा, 500 रुपये बेई का होगा। अब राइट्स ऑफ बेई, यानी कि जिसको सामान मिला उसके क्या क्या राइट्स होंगे, पहला राइट टू रिटर्न गुड्स टू वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, यानी मान लो जो सामान था वो ए का भी था, बी का भी था और सी का भी था, तीनों लोगों का मिल के था, और आपको सामान क्या बोलते ए ने दिया था, किसने दिया था, ए ने दिया था, हाँ चलो जाओ तुम बाइक को चलाओ, मस्त एंजॉय करो, घूमो फिरो। आपने बाइक वापस करने के समय पे जाके बी को वापस कर दिया, यानी कि आप किसी को भी सामान, अगर कोई सामान के ज्वाइंट ओनर हैं तो आप बिना किसी को बताए किसी को भी सामान वापस कर सकते हो, ये नहीं कि ए को ही वापस करना है, ठीक है जी। राइट्स ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेयर इफ ही हैज नो टाइटल टू द गुड्स, इसका क्या मतलब होता है, इफ बेयर हैज नो टाइटल टू गुड्स, देखो टाइटल का मतलब क्या होता है, अगर किसी सामान का रसीद यानी कि बिल हमारे पास में है तो भैया उसके ओनर कौन हो गए, हम हो गए जी। अगर बिल हमारे पास में नहीं है, बिल हमारे पास में तो हम हो गए गुड ओनर, कौन हो गए, गुड ओनर। अगर बिल हमारे पास में नहीं है तो हम हो गए बैड ओनर, ठीक है, यानी कि या फिर गुड टाइटल, यानी कि हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में टाइटल क्या है, गुड है। तो इफ बेयर हैज नो टाइटल टू गुड्स, यानी कि उसका गुड्स था ही नहीं, एंड बेई इन अ गुड फेथ डिलीवर देम बैक अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द बेयर, द बेई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी, यानी कि बेई को क्या पता, बेई ने जिससे सामान भेजा उसको वापस कर दिया, अब उसको क्या पता कि उसका सामान है कि नहीं है, उससे मतलब उसको नहीं है। मान लो कि ए ने बी को सामान दिया था कि जो मेरी बाइक तुम चलाओ, लेकिन ये सामान जो है सी का था, सामान किसका था, लेकिन ये बात बी को नहीं पता था कि ये सामान सी का है, वो तो सामान किससे मांग के आया था, ए से मांग के आया था, और सी बार बार क्या है, हमारी बाइक दो हमारी बाइक दो, ये ए बाइक नहीं दिया था क्योंकि ये इसके पास में टाइटल नहीं था, क्योंकि इसका ये ओनर नहीं था, लेकिन बी ने सामान किसको वापस किया, ए को ही वापस किया, तो भैया सी बी से नहीं कहेगा कि हमको सामान वापस दो, ठीक है जी, ओके। राइट टू सीक डायरेक्शन ऑफ कोर्ट वेयर थर्ड पर्सन क्लेम्स द गुड्स बेड, यानी कि समझो बात को, एक बहुत एग्जांपल दिया है, ए ने बी को बाइक दी, जाओ तुम चलाओ, सी क्या है भैया ये बाइक तो मेरी है, ठीक है जी, ओके। इफ अदर पर्सन अदर देन बेयर क्लेम्स द गुड्स बेड द बेई में अप्लाई टू कोर्ट, तब ये बी क्या कहेगा, कोर्ट में जाएगा, ठीक है जी, एंड कहेगा स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेयर एंड डिसाइड टू द टाइटल ऑफ गुड्स, तब कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये सामान सी को दिया जाए कि ए को वापस दिया जाए, ठीक है जी, ओके। तो भैया आपको बेई के क्या क्या राइट्स है, पहला तो आपको मैंने बता दिया जी, ठीक है, कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएगा। अब राइट ऑफ ये नहीं, यानी कि सामान को जब्त भी किया जा सकता है, वेयर बेई एक्सपेंड ये बाय एंड इसके इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेड, यानी कि जो बेई था उसने बाइक को ठीक करवाया, यानी कि जो जिसको मैंने बाइक दी बी ने बाइक को ठीक करवाया, बाइक में कुछ खराबी थी, बाइक में खर्चा वर्चा किया और बहुत सारे काम करवा दिए, ठीक है जी। अब वो खर्चे का पैसा किससे मांगे है कि ए से मांगा, भैया हमको ये खर्चा हुआ है, अपनी बाइक चाहिए, ये खर्चा हमको हुआ है हमको दे दो, ए कहा भैया खर्चा वर्चा हम नहीं देंगे, तो बी के पास में ये अधिकार है कि वो सामान को देने से मना कर सकता है जी, है ना जी, सामान को जब्त करके, क्योंकि कहेगा ना भैया आपने सामान दिया था मैंने इतना खर्चा किया है, ठीक है, ओके।
ये हो गया। राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, इफ थर्ड पार्टी wrongfully deprives the use of possession goods made in injuries them, the bearer is entitled to such remedy to owner might have used the like case if no payment has been made। यानी कि अगर थर्ड पार्टी के खिलाफ भी अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है, बेयर को कोई नुकसान पहुंचता है, वो नुकसान की सारी भरपाई बेयर से करवा सकता है। राइट टू शेयर कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट, अगर उसको उस केस करने से कुछ फायदा होता है बेयर को, तो वो पूरा पैसा बेयर और बेयर मिल के बांटेंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों जो यिन होता है यानी सामान जो जब्त किया जाता है वो दो होता है, एक तो पर्टिकुलर यिन, एक होता है जनरल यिन। यानी कि जब्त करना सामान दो तरीके से। देखो जी, बेयर सामान को जब्त कर सकता है, कब कर सकता है? जब उसने कुछ खर्चा किया हो सामान के ऊपर, वो पैसा उसको सामने वाला वापस नहीं कराया हो। ठीक है जी, ओके। तो ये इनका मतलब होता है राइट ऑफ वन पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी और गुड्स विच आर इन पोजीशन, यानी कि कोई सामान हमारे पास है और हम सामने वाले को देने से मना कर रहे हैं, वो सामान हमारा नहीं है, सामान किसी और का है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं रीजन, यानी कि हमने सामान को जब्त करके अपने पास में रख लिया। हमने ऐसा क्यों किया? तो उसका कुछ रीजन हो सकता है ना जी, कि हमने कुछ खर्चा किया है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों जी, अब मान लो ए गिव्स टू कार एम्बेसडर और फिएट फॉर रिपेयर। बी को क्या दिया? बी को कार रिपेयर करने को दिया कि दो कार, एक एम्बेसडर का एक फिएट का है। बी रिपेयर्ड ओनली द एम्बेसडर कार, बी ने क्या किया? केवल एम्बेसडर कार को रिपेयर किया। एंड टुक डिलीवरी ऑफ द, उस कार की डिलीवरी कर दी विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ रिपेयर चार्जेस। यानी कि अभी जो ए ने दो कार दी थी ठीक करने को, लेकिन बी ने केवल एक कार ठीक की और जाके दे भी दिया और पैसा भी नहीं दिया। बी कैन नॉट रिटेन द फिएट कार फॉर द रिपेयर चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्बेसडर कार। अब दोस्तों इसका मतलब ये है, जो बी है वो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फिएट कार अपने पास में रखा रहेगा कि आपने तो भैया एम्बेसडर कार का पैसा नहीं दिया। ये आपकी गलती है ना कि आपने क्यों नहीं पैसा मांगा। It should be noted that yin is possessory in nature. Hence, if possession is yours, then yin is yours. दोस्तों इसका मतलब, yin का मतलब होता है कि अगर जब तक आपके पास में वो सामान है तब तक ही आप उसको जब्त कर सकते हो। सामान अगर आपने दे दिया उसको सामने वाले को, तो आप उसको जब्त, ओके, सामान ही नहीं तो जब्त क्या करोगे? घंटा। ठीक है, ओके। अब कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि किसी भी सामान को जब्त कैसे करते हैं। राइट ऑफ इन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बेई हैज एक्सपेंडेड हिज लेबर स्किल ऑन अ गुड्स, यानी कि उसने कुछ खर्चा किया उसके ऊपर। एंड देयरफॉर मेयर कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट गिव अ राइट ऑफ इन। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सामान है तो आपको कोई दिया है किसी ने, तो आप उसको जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हो। अगर आपने कुछ उसके ऊपर खर्चा वर्चा किया है तो वो वसूलने के लिए आप उसको जब्त कर सकते हो। ये नहीं कि सामान बस आपके पास में था, आपने उसको रख लिया अपने पास में। ठीक है, ए ने अपनी पाई की कार बी के गैराज में फॉर सेफ कस्टडी। ए डज नॉट पे द रेंट, बी कैन नॉट रिटेन द कार। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बी उसकी कार रखेगा, है ना जी, ओके। राइट ऑफ इन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम। इफ द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम द इन कैन नॉट बी, यानी कि काम अगर टाइम पे हो गया, ठीक है जी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। काम अगर टाइम पे नहीं हुआ तभी आप सामान को जब्त कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, ये आपका हो गया। अब दोस्तों जनरल ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये डिफेंस है, आप पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो जनरल ये भी आपका हो गया। अब दोस्तों फाइंडर ऑफ गुड्स, हाँ ये देख लो, फाइंडर ऑफ गुड्स ये इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जी। ठीक है जी, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स इनटू कस्टडी, यानी कि किसी इंसान को कोई सामान मिल गया, वो सामान उसका नहीं था, किसी और का था, और उसने अपनी कस्टडी में यह किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो बेई की बनती है ना जी। या मान लो कि आप सड़क पे घूम रहे थे, आपको किसी का पर्स मिल गया जी, तो अब आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो एक बेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि बेई को सामान वापस करना होता है ना जी, तो आपकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अदर इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू टेक गुड्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामान अपने पास रख लो, however when he takes them into his custody he is under obligation to act for the बेई, यानी कि वो बेई की तरह अपने आप, यानी कि अगर आपको किसी को अगर सामान मिला तो आप अपने आप बेई बन जाते हो। ठीक है जी, अब राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, पहला अधिकार क्या है कि आप अपने पास उस सामान को रख सकते हो। अगर आपने उसके ऊपर कोई खर्चा वर्चा कर दिया है तब। राइट टू रिसीव स्पेसिफिक अवार्ड, जिसका सामान था उसने कुछ उसके ऊपर अवार्ड रखा था कि जो हमको ढूंढ के देगा उसको हम अवार्ड देंगे, तो आप उस अवार्ड को रिसीव कर सकते हो सामान को वापस देके। राइट ऑफ सेल, यानी कि क्या आप उस सामान को बेच सकते हो। सुनो, अ फाइंडर हैज आल्सो राइट टू सेल द गुड्स फाउंडेड इन अ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि
कुछ कुछ कंडीशन बताई गई है जहां पे अगर आपको कोई सामान मिलता है तो आप उस सामान को बेच भी सकते हो। द ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाइंड विथ रीजनेबल डिलीजेंस। आपने बहुत खोजा उस इंसान को, मानो आपको रास्ते में क्या बोलते हैं कुछ सामान गिरा हुआ मिल गया, ठीक है जी, मानो कि आपको सीडी मिल गई, आपको पेन ड्राइव मिल गया, आपको कुछ भी मिल गया, रिमोट मिल गया, कुछ मिल गया, और आपने बहुत ढूंढा उस इंसान को, वो इंसान नहीं मिल रहा है, तो आप उस सामान को बेच सकते हो किसी और को, ठीक है जी। द ट्रू ओनर फाउंड बट रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। यानी कि उसका ओनर तो मिल गया लेकिन वो ओनर वो खर्चा देने को तैयार नहीं है कि भैया इतना खर्चा होगा उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, तो आप चाहो तो उस सामान को बेच सकते हो क्योंकि आपका वो खर्चा आपको दे। या मान लो कि आपने कहीं पे कार बनने को दी, क्या बनने को दी, कार बनने को दी, और कार बनाने वाले ने कार बना के आप तक के घर में पहुंचाया, आपके घर पे उसने पहुंचाने के लिए आपके घर में कार में पेट्रोल डलवाया और आप उसको पेट्रोल के पैसे देने से क्या कहा है, मना कर हो, ठीक है। When the goods are in danger of perishing or losing the greater part of the value, मान लो आपको रास्ते में आम मिला किसी का एक ठाई गया, वो मिल गया, अब आप थोड़ा बहुत ढूंढोगे ना जी, नहीं मिलेगा तो अब वो सामान खराब हो जाएगा ना जी, तो आप सामान अगर खराब होने की कंडीशन में होता है तो सामान को क्या कर लो, या तो बेच दो या तो क्या कर लो, खा लो। When the lawful charges of finder in respect of thing found amount to 2/3 of more than their value, मतलब नहीं इससे, ठीक है जी, तो यानी कि सामान को बेच भी सकते हो। अब ऑब्लिगेशन, आपके कुछ दायित्व भी होंगे कि आप उस सामान का ध्यान रखो जब तक कि वो सामान किस जिसका है वो मिल नहीं जाता, आप उस सामान को यूज मत करो जब तक कि वो सामान का ओनर मिल नहीं जाता, थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं कि तुरंत यूज कराओ। ही मत उस सामान में कोई और सामान को मिक्स मत करना। ही मस्ट टेक केयर रीजनेबल स्टेप्स इनटू द टेस्ट, यानी कि ढूंढने की कोशिश करो उसको, ठीक है जी, ओके, ये आपका हो गया। तो भैया ये भी हो गया दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ बेमेंट, यानी कि बेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई बेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको खत्म, टर्मिनेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, है ना जी, डिस्चार्ज। व्हेन द पीरियड ऑफ पर्पस इज ओवर, जब पर्पस हो जाएगा खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। जब बेई मेक्स अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, जब बेई ने उस सामान का क्या कर दिया, अनऑथराइज इस्तेमाल कर दिया, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपने बाइक दी, दोस्त को बाइक एक्सीडेंट हो गया, बाइक तबाह हो गई, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। एट विच ऑफ द बेयर, जब बेयर चाहे तब सामान को वापस ये कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, जब बेयर बेई दोनों क्या हो जाए, मर जाए, तो दिक्कत जी, तो ये हो गया। यानी कि बेमेंट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। यानी कि इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे, एक था बेमेंट, एक था प्लेज, है ना जी। तो अभी आपका एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है बेमेंट, तो भैया इसके अंदर हमने जो जो पढ़ाया आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, जो छोड़ दिया है वो नहीं, आप केवल हेडिंग देख के भी चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आता है प्लेज, यहाँ पे बेमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है यहाँ बताया गया है प्लेज, ठीक है। तो प्लेज भी दोस्तों एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें पाउनर और पाउनी होते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ही है। तो प्लेज दोस्तों एक स्पेशल टाइप का बेमेंट होता है, यानी कि बेमेंट का क्या होता है, ये टाइप होता है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेयर एंड बेये, यानी कि दोनों के फायदे की जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेज। लेकिन बेमेंट में कोई जरूरी नहीं कि दोनों का फायदा हो, किसी एक का फायदा हो सकता है या फिर दोनों का फायदा भी हो सकता है, लेकिन प्लेज में दोनों का फायदा होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 द पेमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट या फिर परफॉर्मेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, द बेयर इज कॉल्ड द पाउनर और प्लेजर, द बेयर इज कॉल्ड द पाउनी और प्लेजी। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, यानी कि ए बोरो 200 रुपीज बाय डिपॉजिटिंग हिज वॉच, ए ने क्या कर दिया 200 रुपये का उधार यही है ना जी, अपनी घड़ी को गिरवी रख के विद बी, बी को क्या रखा अपनी, यानी कि बी को अपना सामान प्लेज उधार में दे दिया ना जी, यानी कि ए ने अपना सामान क्यों दिया है बी को, क्योंकि उसने 200 का उधार लिया है एज अ सिक्योरिटी फॉर ई पेमेंट ऑफ डेप्ट, कि भैया उसका सामान वो चुका देगा। तो अब जो देखो जी यहाँ पे जिसने प्रॉमिस किया हुआ वो कौन है, इज कॉल्ड प्लेज, बेयर इज कॉल्ड द, जिसने सामान दिया उसको क्या बोलोगे यहाँ पे हम लोग, पाउनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, पाउनर, जिसने सामान दिया, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेजर, PIEDGER, यानी कि ए कौन है यहाँ पे, पाउनर, यानी कि एक तरीके से कौन हो गया ये, बेयर, सामान को देने वाला। लेकिन यहाँ पे जो सामान दिया गया वो सामान दिया नहीं गया, सामान को क्या रखा गया है, गिरवी रखा गया है जी, ठीक है जी, ओके। एंड जिसको सामान दिया गया है उसको बोलेंगे पाउनी, क्या बोलेंगे जी, पाउनी, या फिर PIEDG, पेजी, कोई दिक्कत जी। इस पेज क्या है, एक स्पेशल टाइप का पेमेंट है, ये क्या स्पेशल टाइप का पेमेंट है, इसमें सारी चीजें होती हैं जो पेमेंट के अंदर होती हैं, कोई दिक्कत जी, समझ आ गया। तो पेज कुछ अनोखा नहीं है, बस इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे किसी सामान को देते हैं बस उसके बदले में कुछ उससे उधार
यानी कि सामान को उधार गिरवी रखने के पर्पज से जब किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेज। क्या करना जी? प्लेज करना। अब दोस्तों प्लेज का और इसका डिफरेंस देखियो। द पर्पज ऑफ पेमेंट इज वेरी वाइड। यहाँ पे सेफ कस्टडी के देते हैं, ये पे करने के देते हैं, बट प्लेज का पर्पज क्या होता है कि हमने उधार रखा हुआ है, कोई उधार चुकाएंगे, है ना जी। राइट टू सेल, बेई के अंदर कैन नॉट सेल द गुड्स, ही कैन ओनली रिटेन, यानी कि बेई केवल सामान को बेच नहीं सकता, केवल अपने पास में रख सकता है और जो खर्चा किया है वो मांग सकता है। लेकिन पावनी की जो होता है, जो पावनी है, ये पावनी बी जिसके पास सामान गिरवी है, अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो सामान को क्या कर सकता है? नोटिस देके बेच सकता है। सामान को जब्त करने का इन पेमेंट इन कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर द लेबर एंड इसके स्पेंड, यानी कि सामान को आप केवल जब्त इसे रख सकते हो कि आपने जो खर्चा किया वो आपका खर्चा आपका मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आप सामान को इन कर सकते हो कि आपको पैसा नहीं मिल जाए तो आप सामान को क्या कर सकते हो? जब्त कर सकते हो सामान, और आपका पैसा नहीं मिला या फिर उसका क्या नहीं मिला? इंटरेस्ट नहीं मिला। तो राइट टू यूज द गुड्स, बेई सामान को यूज कर सकता है, क्या कर सकता है? यूज। लेकिन पावनी सामान को यूज नहीं कर सकता। ठीक है जी। प्लेज और इन का डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना जी, ये आपको नहीं पढ़ना जी। ठीक है जी, आपको चाहो तो एक बार देखे ना। अब पावनी के राइट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जिसके पास में सामान गिरवी पड़ा हुआ है। राइट टू रिटेन, यानी कि सामान को अपने पास में रख सकता है जी। ओके। राइट ऑफ पर्टिकुलर, सामान को जब्त भी कर सकता है अगर पैसा नहीं मिला। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर उस सामान के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो वो भी वो वसूल सकता है। राइट टू डिफॉल्ट बाई पाउनर, अगर पाउनर ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, तो उस सूट अगेंस्ट पाउनर, वो पाउनर के अगेंस्ट क्या करेगा? केस करेगा पैसा वसूलने के लिए। ठीक है जी। और उसको नोटिस देगा कि हम तुम्हारे सामान को बेचने जा रहे हैं। अब पाउनर के क्या क्या राइट्स होते हैं? राइट टू रिडीम डेब्ट, कि वो अपने उधारों को चुका दे। दूसरा, राइट टू इन्फोर्स प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, वो बोले कि भैया सामान को अच्छे से रखना, सामान को अच्छे से रखना। राइट टू रिसीव बैक द गुड्स, उधार चुका के सामान को वापस लेने का भी अधिकार इसके पास में होता है। ठीक है जी। ओके, बस दोस्तों आपको ये नहीं पढ़ना है, आपका चैप्टर जो हो गया है खत्म। ठीक है जी। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, पेमेंट एंड प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एंड दोस्तों ऐसे हम लोग अपने मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।